हम खास तौर पर आर्नो फिटेड कन्वेंशनल लोकोमोटिव के ऑक्सिलरी पावर सर्किट के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार स्रोत है ना? बिल्कुल। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य आधार राजू कुमार द्वारा तैयार किए गए बेहद विस्तृत और तकनीकी नोट्स हैं। सुनने वालों के लिए यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि इन नोट्स में दी गई जानकारी कितनी कमाल की है। हाँ, बहुत ही गहराई से चीजों को समझाया गया है उसमें। तो इस विषय की अधिक जानकारी के लिए, रेलवे के ऐसे ही शानदार विश्लेषण के लिए लोगों को लोको स्टडी बाय राजू कुमार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम इस पूरे विषय के बिल्कुल मूल में जाएं, तो सबसे पहली समस्या जो एक लोकोमोटिव के सामने आती है वो है गर्मी। अच्छा, मतलब मशीन गर्म हो जाती है। जरा कल्पना कीजिए, जब हजारों टन की एक मालगाड़ी खींची जा रही है तो लोकोमोटिव के अंदर लगे विशाल उपकरण जैसे मेन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर ब्लॉक और ट्रैक्शन मोटर, वो सब अपनी चरम क्षमता पर काम कर रहे होते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है तो गर्मी तो पैदा होगी ही। बिल्कुल। और ये उपकरण इतने गर्म हो जाते हैं कि अगर इन्हें लगातार ठंडा ना किया जाए तो इंसुलेशन पिघल सकता है, आग लग सकती है। मतलब इंजन बीच रास्ते में ही दम तोड़ देगा। एकदम। इसीलिए इस प्रलयंकारी गर्मी से निपटने के लिए लोकोमोटिव के अंदर बड़े बड़े पंप और ब्लोअर लगाए जाते हैं। और ये कोई आम पंखे नहीं है, ये इंडस्ट्रियल ग्रेड के ब्लोअर होते हैं। और इन भारी भरकम ब्लोअर को चलाने के लिए पावर भी तो ज्यादा चाहिए होगी। हाँ, इन्हें चलाने के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। मुझे यहाँ एक पेच नजर आ रहा है। 3 फेज मोटरें शक्तिशाली होती हैं, ये तो समझ आता है, लेकिन लोकोमोटिव के ऊपर जो तारों का जाल होता है, जिसे OHE कहते हैं। हाँ, OHE यानी ओवरहेड इक्विपमेंट लाइन। तो उससे तो ट्रेन को सिर्फ सिंगल फेज की बिजली मिलती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चुनौती ठीक यही है। OHE से लोकोमोटिव को 25,000 वोल्ट की सिंगल फेज AC सप्लाई मिलती है, जबकि अंदर के ब्लोअर को 3 फेज चाहिए। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी 3 पिन वाले भारी उपकरण को दीवार के 2 पिन वाले सॉकेट में जलाने की कोशिश करना। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। पावर मौजूद है, लेकिन उसका स्वरूप मोटर की जरूरत से मेल नहीं खाता। तो ऐसे में उन 3 फेज मोटरों को सीधे तो चला नहीं सकते, हमें बीच में एक अडाप्टर चाहिए होगा। हाँ, एक बेहद शक्तिशाली रोटेटिंग अडेप्टर, और इसी अडेप्टर को रेलवे की भाषा में आणो कन्वर्टर कहा जाता है। अच्छा, तो आणो कन्वर्टर है आज का हीरो। लेकिन रुकिए, OHE से 25,000 वोल्ट आ रहे हैं, क्या हम वो सीधे इस आणो कन्वर्टर में डाल देते हैं? अरे नहीं, अगर ऐसा किया तो वो तुरंत भस्म हो जाएगा। हाँ, मुझे भी यही लगा। आणो को इतनी हाई वोल्टेज नहीं चाहिए। यहीं पर एक उपकरण की एंट्री होती है जिसे TFWA कहते हैं। नोट्स में इसका जिक्र है। ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होता है ना? हाँ, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। लोकोमोटिव के मेन ट्रांसफार्मर में A0 और A1 नाम की बुशिंग होती हैं। उनके बीच इस TFWA को जोड़ा जाता है। और राजू कुमार के नोट्स में बड़ी स्पष्टता से बताया गया है कि इस ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में केवल 17 टर्न होते हैं। बिल्कुल। और ये उन 25,000 वोल्ट को घटाकर सिर्फ 380 वोल्ट सिंगल फेज AC में बदल देता है। 380 वोल्ट, और ये शायद थोड़ा ऊपर नीचे भी होता होगा। हाँ, ये प्लस माइनस 22.5% तक बदल सकता है, लेकिन औसतन ये 380 वोल्ट ही रहता है। यही सिंगल फेज सप्लाई सीधे आणो कन्वर्टर में जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, आर्नो आखिर ये जादू करता कैसे है? मतलब वो सिंगल फेज को 3 फेज में कैसे बदलता है? देखिए, इसके पीछे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का विज्ञान काम करता है। आर्नो कोई स्थिर डिब्बा नहीं है, यह एक घूमने वाली मशीन है। अच्छा। स्टार्ट होते समय यह एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की तरह काम करता है, और पूरी गति पकड़ने के बाद यह 3 फेज अल्टरनेटर बन जाता है। थोड़ा से आसान भाषा में समझते हैं, इसके अंदर होता क्या है? इसके 2 मुख्य भाग हैं, स्टेटर जो स्थिर रहता है और रोटर जो घूमता है। इसका स्टेटर स्टार कनेक्शन में जुड़ा होता है। स्टार कनेक्शन मतलब जहां से हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलता है? बिल्कुल सही। और इसका जो रोटर है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है। जब स्टेटर में करंट जाता है तो इंडक्शन के कारण रोटर घूमने लगता है, और इसी घुमाव की वजह से बाकी के 2 फेजों में भी वोल्टेज बन जाता है। एकदम सही। और हमें आउटपुट में
3 फेज सप्लाई मिल जाती है। लेकिन जहां तक मुझे याद है, भौतिकी का नियम कहता है कि कोई भी सिंगल फेज मोटर अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि उसमें सिर्फ आगे पीछे करंट पल्स करता है, रोटेटिंग फील्ड नहीं होता। तो इतने विशाल आर्नो को वो शुरुआती धक्का कैसे मिलता है? वो किक स्टार्ट कहां से आता है? ये इस सर्किट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे बाहर से एक कृत्रिम स्टार्टिंग फेज की जरूरत पड़ती है। मतलब मशीन स्टार्ट होने के लिए एक तरह की बैसाखी का इस्तेमाल करती है। हाँ, बैसाखी एक बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए। ये स्टार्टिंग फेज एक विशेष सर्किट से आता है जिसमें C118 कॉन्टैक्टर और R118 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। नोट्स के मुताबिक ये रेजिस्टेंस 0.4 ओम का होता है ना? बिल्कुल। जैसे ही सिस्टम ऑन होता है, C118 जुड़ जाता है और आर्नो को एक जोरदार झटका मिलता है जिससे वो घूमना शुरू कर देता है। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग फेज सिर्फ शुरुआत के लिए है तो इसे हटना भी तो चाहिए। अगर सही समय पर वो बैसाखी ना हटे तो क्या होगा? अगर बैसाखी नहीं हटी तो आर्नो कन्वर्टर कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो जाएगा। बाप रे। तो सिस्टम को कैसे पता चलता है कि अब बैसाखी हटाने का वक्त आ गया है? इसके लिए एक बहुत ही चालाक सुरक्षा तंत्र है जिसे QCVAR रिले कहते हैं। अच्छा, ये रिले क्या करती है? जैसे जैसे आर्नो स्पीड पकड़ता है, इसके जनरेटिंग फेज, जिसे W फेज कहते हैं, उसमें वोल्टेज बढ़ने लगता है। और डेटा कहता है कि जब ये आउटपुट 155 से 160 वोल्ट के बीच पहुंचता है तब QCVAR रिले एनर्जाइज हो जाती है। हाँ, और इसके एनर्जाइज होते ही ये C180 को ओपन कर देती है। मतलब उसने बैसाखी को खींच लिया। और ठीक उसी समय लोको पायलट के सामने पैनल पर जल रही एल जाती है। बिल्कुल, बत्ती बुझना मतलब आर्नो सुरक्षित रूप से चल पड़ा है। ये QCVAR रिले भी तो काफी संवेदनशील होगी। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि इसमें AC और DC दोनों कॉइल होते हैं ताकि ये किसी झटके से गलत समय पे ऑपरेट ना हो जाए। लेकिन मान लीजिए ये QCVAR रिले ही खराब हो जाए तो लोको पायलट क्या करेगा? रेलवे में बैकअप बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है, जिसे ऑपरेशन एंडिंग ट्रिपिंग कहते हैं, तो एक HQCVR स्विच होता है। अच्छा, मैनुअल स्विच। हाँ, लोको पायलट इस स्विच को 0 पर रख देता है जिससे QCVR का DC कॉइल बाईपास हो जाता है। मतलब आपने ऑटोमेटिक गार्ड को छुट्टी दे दी। क्या ये खतरनाक नहीं है? बहुत खतरनाक है। इसीलिए नोट्स में कड़ी चेतावनी है कि इसके बाद पायलट को मैन्युअली चेक करना पड़ता है कि कहीं आर्नो ओवरहीट तो नहीं हो रहा। यहाँ एक और टर्म बार बार आ रही है, डीजे क्लोज करना या डीजे ट्रिप होना। नए सुनने वालों के लिए बता दें, ये कोई म्यूजिक वाला डीजे नहीं है। नहीं, ये फ्रेंच शब्द डायरेक्टर जज से आया है। आसान भाषा में डीजे लोकोमोटिव की छत पर लगा मेन सर्किट ब्रेकर है। डीजे क्लोज मतलब पावर आ गई, डीजे ट्रिप मतलब पावर कट गई। बिल्कुल। नोट्स में एक दिलचस्प बात और है, लोको चालू करते समय पायलट को BLR डीजे नाम का स्विच कम से कम 4 सेकंड तक दबा के रखना होता है। हाँ, जब तक LSCHBA की बत्ती बुझ न जाए। अगर पायलट जल्दबाजी करे और उसे पहले छोड़ दे तो Q45 रिले डी एनर्जाइज हो जाएगी। और उसके डी एनर्जाइज होते ही क्या होगा? C118 कॉन्टैक्टर बिना QCVAR की मदद के ही खुल जाएगा। अरे, मतलब सिस्टम सोचेगा कि मशीन स्टार्ट हो गई है और वो बैसाखी को समय से पहले ही खींच लेगा। बिल्कुल सही। और आर्नो अभी तक अपनी पूरी स्पीड पर नहीं पहुंचा था, वो लड़खड़ा जाएगा। और LSCHBA की बत्ती जलती रहेगी। फिर तो पायलट को पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी। हाँ, इसीलिए वो 4 सेकंड का समय बहुत अहम है। भारी मशीन को लय पकड़ने का वक्त देना पड़ता है। ये तो किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जैसा है। लेकिन जब स्टार्ट होने में ही जलने का इतना खतरा है तो इस पूरे सिस्टम को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए कोई तगड़ा रक्षक भी तो होना चाहिए। हाँ, एक पूरा नर्वस सिस्टम मौजूद है यहाँ। मुख्य रूप से 3 सुरक्षा रिले हैं जो पहरेदार का काम करती हैं। सबसे पहले है Q30 रिले। ये नो वोल्ट या लो वोल्ट रिले है ना, जो TFWA ट्रांसफार्मर से जुड़ी है। हाँ, जब डीजे क्लोज करते हैं तो कम से कम 215 वोल्ट AC होना चाहिए, तभी ये सिस्टम को चालू होने देती है। लेकिन अगर चलते चलते वोल्टेज गिर जाए, मान लीजिए OHE लाइन में पावर कम हो गई। अगर OHE का वोल्टेज 17 किलोवोल्ट पर आ जाए या ऑक्सिलरी वोल्टेज 285 वोल्ट AC तक गिर जाए तो ये रिले तुरंत डी एनर्जाइज हो जाती है और डीजे ट्रिप करा देती है। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि हाई वोल्टेज खतरनाक है, लो वोल्टेज से सिस्टम क्यों बंद किया जा रहा है? देखिए, मोटर को काम करने के लिए पावर चाहिए। अगर वोल्टेज गिरता है तो वो मोटर ज्यादा करंट खींचने लगती है। और ज्यादा करंट मतलब ज्यादा गर्मी, वो खुद को ही जला लेगी। एकदम सही। इसीलिए Q30 रिले उसे बचा लेती है।
क्या बात है। अब करंट की बात हो रही है तो मान लीजिए कोई मोटर जाम हो जाए और अचानक बहुत ज्यादा करंट खींचने लगे, तब कौन बचाएगा? उसके लिए दूसरी रिले है, QLA रिले। ये ओवर करंट रिले है। इसके लिए TFIL नाम का करंट ट्रांसफार्मर लगा होता है। नोट्स में इसके आंकड़े बड़े सटीक दिए गए हैं। WAG-5 लोकोमोटिव में ये लिमिट 1400 एम्पियर है। हाँ, और WAP4 या WAG7 जैसे भारी लोकोमोटिव में ये लिमिट 2000 एम्पियर सेट की गई है। रुकिए, 2000 एम्पियर? ये तो पागलपन है। हमारे घरों का मेन स्विच 30 एम्पियर पर ट्रिप हो जाता है। 2000 एम्पियर तो मशीन को पिघला देगा। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए, लोकोमोटिव के केबल आपकी कलाई जितने मोटे होते हैं और ये 2000 एम्पियर लगातार बहने वाला करंट नहीं है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ शुरुआत का झटका है? हाँ, इसे इनरश करंट कहते हैं। मोटरें स्टार्ट होते समय 1-2 सेकंड के लिए बहुत करंट लेती हैं। लेकिन अगर ये लिमिट पार हुई तो QLA रिले पलक झपकने से भी पहले डीजे ट्रिप कर देगी। इसीलिए BLR डीजे स्विच को जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शुरू में आरनो ज्यादा करंट लेता है और QLA को लग सकता है कि फॉल्ट आ गया है। बिल्कुल, मशीन को नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो सिर्फ नंबर देखती है। अब आते हैं उस तीसरी रिले पर जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। QLO, ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट रिले। ये कैब 2 के रिले बोर्ड पर लगी एक 50 वोल्ट DC रिले है। और यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है। हम पूरी चर्चा में AC करंट की बात कर रहे हैं, फिर इस पूरे AC सर्किट में अर्थ फॉल्ट पकड़ने के लिए एक 50 वोल्ट की DC रिले का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? यही तो इंजीनियरिंग की सबसे स्मार्ट तरकीब है। देखिए, QLO रिले का एक सिरा आर्नो के न्यूट्रल से जुड़ा है और दूसरा लोकोमोटिव की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब सामान्य स्थिति में AC और DC सर्किट पूरी तरह अलग रहते हैं। हाँ, उनके बीच कोई रास्ता नहीं होता। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक पाइपलाइन में साफ पानी बह रहा है जो कि AC करंट है, और हमने पाइप के बाहर कोई गाढ़े रंग की डाई रख दी है जो DC है? बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो जब तक पाइप सही है, पानी साफ रहेगा। बिल्कुल। और मान लीजिए मोटर का इंसुलेशन खराब हो गया और तार मशीन की लोहे की बॉडी यानी अर्थ को छूने लगे, तो पाइप में छेद हो गया और अर्थ के जरिए रास्ता पूरा हो गया। वो रंगीन डाई तुरंत साफ पानी में मिल जाएगी। एकदम सही। वो अर्थ फॉल्ट बैटरी के DC करंट का सर्किट पूरा कर देता है और करंट रिले से बहने लगता है। और रिले तुरंत डीजे ट्रिप कर देती है। मतलब आप एक अलग बैटरी का इस्तेमाल करके मुख्य AC लाइन की निगरानी कर रहे हैं। जीनियस। और दस्तावेज ये भी बताते हैं कि ये एक टारगेट रिले है। टारगेट रिले? हाँ, मतलब ट्रिप होने पर कोई झंडी गिर जाती है। हाँ, लाल रंग का टारगेट गिरता है। इसका मतलब है आप सिर्फ बटन दबाकर दोबारा गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब पायलट को अपनी सीट से उठकर फिजिकली चेक करना होगा। बिल्कुल, उसे जाकर चेक करना पड़ता है कि कहीं कैब हीटर, आर्नो या बैटरी चार्जर से धुआं या जलने की गंध तो नहीं आ रही। ये रिले सिर्फ स्विच नहीं है, ये एक सतर्क प्रहरी है जो ट्रेन को राख होने से बचाती है। एकदम सही कहा आपने। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि लोकोमोटिव सिर्फ लोहे और तारों का गट्ठर नहीं है। बिल्कुल नहीं। आर्नो कन्वर्टर का एक फेज को 3 फेज में बदलना, स्टार्टिंग बैसाखी का सही समय पर कटना, और Q30, QLA और QOA जैसी रिले का हर पल सतर्क रहना, ये सब मिलकर इंजन की नसों में बिजली का सुरक्षित प्रवाह तय करते हैं। इसी निखुट मतलब इसी सटीक तालमेल की वजह से ट्रेनें बिना रुके पटरियों पर दौड़ पाती हैं। और ये सारी तकनीकी गहराई इतनी आसानी से समझ नहीं आती अगर राजू कुमार के नोट्स हमारे पास न होते। जो लोग रेलवे इंजीनियरिंग को और करीब से समझना चाहते हैं, उन्हें लोको स्टडी बाय राजू कुमार यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार संसाधन है।